हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक कर लिया है, तो यदि उसको आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ में सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों हो रहा है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याकरण से होता है। व्याकरण, कोई भी भाषा हो दोस्तों, उसका जो शुद्ध रूप है वह व्याकरण से ही आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 2 से 4 क्वेश्चन है, इसका दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसमें अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गोद लिया हुआ पुत्र। तो दोस्तों, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दत्तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों दत्तचित्त का बात करें तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को मन लगाकर करने वाला जो होता है उसी को दत्तचित्त बोलते हैं। और दोस्तों, अगर हम त्याज्य की बात करें तो त्याज्य क्या होता है, जिसे त्यागना उचित हो, यानी कि इसका जो प्रयोग होगा, वाक्य प्रयोग होगा, उसको कहते हैं जिसे त्यागना उचित हो। और दंपत्ति का मतलब क्या होता है? दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके। तो दोस्तों, जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होता है, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम अमापित की बात करें तो इसका मतलब होता है जिसे जो है कभी मापा ना गया हो। और दोस्तों, अनुपेय का मतलब क्या होता है, जिसे पिया ना जा सके। और अमर का मतलब जो जिसकी मृत्यु कभी ना हो, जो कभी मरे ना, वो होता है अमर। ये गलती से अपर लिख गया है, यहाँ पे दोस्तों अमर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। और दोस्तों, अगर हम उपकारी की बात करें तो उपकारी का मतलब होता है उपकार करने वाला। और दोस्तों, कृपा पात्र का मतलब होता है जिस पर कृपा की गई हो। और दोस्तों, कृतघ्न का मतलब क्या होता है? तो कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकारों को ना मानता हो, यानी कि उपकारी का कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकारों को माने, और कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकारों को ना माने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसको कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों, वह समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं निशाचर। क्या लिखते हैं? निशाचर। अब दोस्तों, निशाचर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निशा धन, निशा धन आचरण। निशा धन आचरण, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? निशा का मतलब होता है अंधेरा, रात होती है। और दोस्तों, आचरण का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ निशाचर का अर्थ हुआ निशा में आचरण करने वाला। क्या हुआ? निशा, यानी कि रात में आचरण यानी घूमना फिरना, आचरण करने वाला, जो रात में जो है घूमता फिरता है, जो रात में आचरण करता है। तो कौन रात में आचरण करता है? तो वह होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों पद यानी कि निशा और आचरण, ये दोनों दोस्तों पद मिलकर क्या प्रकट कर रहे हैं, कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी कि राक्षस का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ कहने का। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो है बहुव्रीहि से संबंधित, कि इसका दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसमें दोस्तों ये जो निशा है और आचरण है, जो निशा है और आचरण है, ये दोनों ही जरूरी हैं। इन दोनों के बिना अगर हम निशा हटा देंगे तो आचरण का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उसमें जो है बहुव्रीहि समास नहीं होगा। और अगर हम निशा हटा देते हैं तब भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आचरण हटा देते हैं तब भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके जो दोनों पद हैं वो दोनों पद ही प्रधान जो है नहीं होते हैं, ये दोनों पद गौड़ होते हैं, दोनों का ही महत्व जो है बराबर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसी में आ जाता है, अगर हम बात करें अव्ययी भाव की, अव्ययी भाव की बात करें, अव्ययी भाव समास की बात करें, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं आजीवन, क्या आजीवन, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है। अब देखते हैं इसमें पूर्व पद प्रधान है कि नहीं। तो पूर्व पद का मतलब जो शब्द के पहले लगा हो उसी को पूर्व पद कहते हैं। तो इसमें जो शब्द के पहले लगा है, यानी कि ये जो है आजीवन है, अगर हम इसको आ कर दें और इसको हम जीवन कर दें, क्या कर दें, जीवन कर दें, तो ये जो दोस्तों आ लगा है यही प्रधान पद है। पूर्व पद ही प्रधान पद है। प्रधान पद क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसके जो है बड़ा आ को जीवन के साथ लगाने के बाद जो जीवन का अर्थ है वह पूरी तरह से जो है बदल जाता है। यानी कि जीवन तो एक नॉर्मल चीज है, आजीवन का मतलब क्या हुआ कि आजीवन का मतलब हुआ जीवन के अंत तक। यानी कि कोई जो है प्रेमी जोड़ा है वह आपस में जो है वादा करता है कि हम पूरे जीवन जो है एक साथ रहेंगे, दोनों लोग, यानी कि आजीवन साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो इस जो आ है, इस आ का बहुत ही महत्व है, इसीलिए इसको दोस्तों प्रधान बोला गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास में। अब दोस्तों तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, उत्तर पद प्रधान होता है मतलब, एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं गगन, गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है मतलब कि जो हमारा शब्द है उसका जो लास्ट वाला शब्द है वो प्रधान होगा। तो हमको इसमें ध्यान देना है कि जैसे पहला वाला पद था आजीवन, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे आजीवन में जो है एक शब्द निकाल लेंगे। तो आजीवन में एक सबसे जो है मेन शब्द क्या है, जीवन है, तो जीवन को निकाल लेंगे तो आ बचेगा। इसी प्रकार से अगर ये गगनचुंबी है तो अगर हम गगन को निकाल लेते हैं, गगन को निकाल लेते हैं तो इसमें बचता है चुंबी। तो गगन चुंबी का मतलब होता है दोस्तों गगन को चूमने वाला। गगन का मतलब होता है आकाश, सिर्फ नॉर्मल आकाश। इसमें चुंबी लगने पे क्या हो गया कि गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी होता है। तो इसमें जो उत्तर पद है वह प्रधान है। यानी कि अगर हम चुंबी शब्द को निकाल देते हैं तो गगन दोस्तों एक नॉर्मल शब्द है जिसका मतलब होता है आकाश। इसका जो है एक जो है और अच्छा अर्थ निकल के कब आया, जब इसके साथ जो है चुंबी शब्द लग गया। तो ये जो चुंबी शब्द है ये दोस्तों प्रधान है जो उत्तर पद है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है। अब देखिए इसमें दोस्तों गौशाला, गौशाला, तो इसमें आप लोग एक शब्द जब निकालेंगे गौशाला में तो गौशाला का मतलब गो बाहर निकल जाएगा। गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब गाय होती है। तो इसमें जो
पद लगा है, जो नया पद लगा है वह कौन सा पद है, तो उसमें है दोस्तों शाला पद। और शाला का मतलब होता है रहने का स्थान। यानी कि क्या कहा गया था पिछले वाले जो है पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो तत्पुरुष समास होता है उसका दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें दोस्तों उत्तर पद इसमें प्रधान है शाला। तो गौशाला का मतलब होता है गायों के रहने का जो स्थान होता है उसी को गौशाला कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों 7 से 9 के बीच में जो क्वेश्चन हैं उनके हमें जो है पर्यायवाची बताना है। तो सबसे पहले हम कमल की बात करते हैं। तो हमें चूज करना है कि इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अगर हम कुसुम की बात करें, पुष्प की बात करें और प्रसून की बात करें तो ये तीनों दोस्तों फूल के पर्यायवाची हैं। लेकिन पुंडरीक की बात करें तो ये दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। एक्चुअली में दोस्तों पुंडरीक जो है वह सफ़ेद श्वेत कमल का पर्यायवाची है। चूंकि इसमें श्वेत नहीं दिया है, सिर्फ कमल दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। दोस्तों जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ कमल आया तो आप लोगों को कमल के जितने भी पर्यायवाची बनते हैं उसको आप लोगों को जो है याद कर लेना चाहिए। क्योंकि हम वीडियो में जो है सारे पर्यायवाची बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं कमल का नाम लिया हूँ तो आप लोग कमल के जितने भी पर्यायवाची बनते हैं उसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अब फूल के जितने पर्यायवाची बनते हैं उसको याद कर लीजिए। इस तरह से आप लोग जो है पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। इसीलिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिलाषा। अभिलाषा का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, तो दोस्तों अभिलाषा का मतलब होता है आकांक्षा या फिर इच्छा, कुछ कोई चीज पाने की इच्छा, कामना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश। आकाश का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्योम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 से 12 जो क्वेश्चन है उसका मुहावरे और लोकोक्तियां बताना है। तो दोस्तों पौ 12 होना, तो पौ 12 होना का अर्थ होता है दोस्तों लाभ ही लाभ होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसी से संबंधित दोस्तों दो और आता है। एक आता है दोस्तों 3-13 होना। क्या आता है? 3-13 होना। इसका मतलब क्या हुआ? 3-13 होना का मतलब हुआ दोस्तों तितर बितर, तितर बितर करना, ठीक है, बिखेर देना, अलग अलग कर देना, वही होता है तितर बितर कर देना। और दोस्तों अगला क्या है, तो अगला एक आता है 9-2-11 होना। इसका मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। और इसी का मतलब होता है काफूर, काफूर होना। काफूर होना का मतलब भी दोस्तों भाग जाना होता है। तो इन तीनों जो है मुहावरों का मतलब आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नहाना। गंगा नहाना का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन ए कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। यानी कि दोस्तों जैसे होता है कि हमने यह कार्य कर लिया और गंगा नहा लिया, यानी किसी कार्य को जो है पूरा कर लेना, उसको पूरा करके जो है खत्म कर देना। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आंख लगना। आंख लगना का मतलब होता है दोस्तों नींद आना, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों रिक्त स्थान भरना है। अंधों में राजा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा काना राजा, यानी कि अंधों में काना राजा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ थोड़ा समझिएगा, उसके बाद आप लोग इसका अर्थ नहीं भूलेंगे। आप लोग एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे दोस्तों कोई एक ग्रुप है, क्या है? एक ग्रुप है और उसमें जो है जितने भी लोग हैं वह सब मूर्ख हैं। क्या हैं? मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब कुछ भी उनको नहीं पता है। तो उस ग्रुप में अगर कोई एक व्यक्ति आ जाता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, क्या है? थोड़ा बहुत जो है पढ़ा लिखा है,
तो ये व्यक्ति क्या है, यह व्यक्ति अपने आप को इस ग्रुप में जो है साइंटिस्ट ही समझेगा, यानी कि अपने आप को बहुत ही बड़ा विद्वान समझेगा, क्योंकि उसमें सारे लोग मूर्ख हैं, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पर इसकी जो है बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। तो इसी जो है, ये जो हमने आपको एक कहानी बताया, इसी सिचुएशन को कहते हैं अंधों में कनवा राजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या भरना है कि अंधे को हरा ही अरा जो है नजर आता है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सावन, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो दोस्तों ऐशो आराम की जिंदगी जिया है, जो ऐश किया है हमेशा, जो ऐश किया है हमेशा, जो कभी दुख नहीं झेला है, वह दोस्तों गरीबों की जो स्थिति है उसको जो है नहीं समझ सकता है। इस कहावत का मतलब इसी से है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़, क्या होता है, अनपढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, यानी कि ये सही है, ये क्रम में है और ये क्रम में है। बाकी ये जो चारों ऑप्शन हैं ये क्रम में नहीं है, इनको आपको क्रम में बनाकर एक जो है वाक्य बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो यही हो जाएगा, तो जो पहला आएगा कौन आएगा, तो गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, यानी कि पहले वह आएगा, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से जो है, इसके बाद आएगा दोस्तों त्यागमय जीवन से इस नौका को, यानी कि या आ जाएगा। उसके बाद इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से, यानी कि ला आ जाएगा, फिर लास्ट में रा आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वा या ला रा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 से 18 लिखे शब्दों का दोस्तों जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी कि इसमें जो है ढूंढना है जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द नहीं है। तो गुण का दोस्तों अवगुण होता है, सही है। देव का दोस्तों दानव होता है, सही है। सम्मान का दोस्तों आज्ञा नहीं होता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्मान का दोस्तों सम्मान का जो विलोम होता है वह दोस्तों अपमान होता है। क्या होता है, अपमान होता है। अगला क्वेश्चन है, जय का पराजय होता है, सही है। सार्थक का निरर्थक होता है, सही है। पतन का उन्नति होता है, सही है। लेकिन दोस्तों धर्म का पुण्य नहीं होता है। धर्म का अधर्म होता है और दोस्तों पाप का पुण्य होता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका दोस्तों 19 और 20 का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों यद्यपि आपको जो एग्जाम में मिलेगा, यद्यपि लिखा हुआ वह इस तरह से मिलेगा, यद्यपि। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें हम लोगों को देखना है, बीच में या आ रहा है यद्यपि, तो या का दोस्तों ई हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा यदिधन अपि। क्या हो जाएगा, यदिधन अपि। और इसमें कौन सी संधि है, चूंकि इसमें या आ रहा है, या का ई हो जा रहा है, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा यण संधि होगा, यण स्वर संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार। तिरस्कार में दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा,
होगा तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा तिरहदनकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों तिरस्कार में विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक दोस्तों, अनेक एक अपने आप में बहुवचन है, इसीलिए दोस्तों इसका जो है अनेकों नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों रस का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, निस दिन बरसत नयन हमारे। तो दोस्तों कृष्ण के जाने पर जो गोपियां हैं वह जो है मतलब कि उनको दुख है, बहुत ज़्यादा विरह है। ठीक है, कि जो है कृष्ण चले गए, तो इसका जो इसमें जो रस होगा वह हो जाएगा वियोग श्रृंगार, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। इसका जो है श्रृंगार का यह पार्ट है। श्रृंगार दोस्तों श्रृंगार जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। संयोग का मतलब होता है जहाँ जो है प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है वह संयोग होता है, और जहाँ बिछड़ाव होता है वहाँ जो है वियोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वियोग श्रृंगार है, चूंकि यहाँ कृष्ण और गोपियों के बीच जो है बिछड़ाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो दोस्तों ये जो है मीरा बोल रही हैं। मीरा दोस्तों कृष्ण को अपना सब कुछ मान ली हैं, तो इसीलिए इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपको श्रृंगार रस का जो है गुण इसमें मिलेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें त्रुटि ढूंढना है कि इसमें जो है ये जो है हमारा वाक्य दे दिया गया है और इसको जो है 4 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जो 3 भाग है इसी में दोस्तों हमें जो है त्रुटि ढूंढना है। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आपको चुनना है ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। तो दोस्तों इसमें जो शादी है वह दोस्तों स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके साथ जो जिसका आया है वह दोस्तों जिसकी होगा। तो हम लोग को देखना है कि ये किस में है, जिसका किस जो है ऑप्शन में है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी में है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो आजकल है ये नहीं होगा, यानी कि सिर्फ होगा इधर मौसम की वर्षा हो रही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों जब भी जिस वाक्य में कोई भी कार्य जो है वह जो है कर्ता खुद ना कर किसी और से करवा रहा हो, तो उस वाक्य में दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में कर्ता खुद कार्य ना कर किसी और से करवाता है, अपना कार्य किसी और से करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो पद्मावत है वह किस भाषा में रचा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, दिक्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों दिक्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिक्धन दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और दिक्दर्शन में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों जिस वाक्य में कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है,
यानी कि कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे जो पत्ता है वह वृक्ष से अलग हो रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों कौन सा जो है कारक होगा, तो वहाँ पर होगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोगों को असमानार्थक शब्द ढूंढना है, यानी कि इसमें से कौन सा भिन्न है सबसे, और तीन से कौन सा भिन्न है। तो अगर हम इसको देखें तो दोस्तों देखेंगे इसमें पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। तो दोस्तों जो पीड़ा है, पीड़ा से संबंधित व्यथा है और व्यथा से ही संबंधित दर्द है। लेकिन जो संकट है, संकट दोस्तों सबसे, यानी कि इन तीनों से दोस्तों अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संकट का मतलब होता है विपत्ति, आपदा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। तो इसमें दोस्तों सबसे जो अलग है वह हो जाएगा द्वेष। द्वेष का मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो मृत्यु होता है यह इन तीनों से अलग है। अब दोस्तों हम लोगों को गद्यांश पढ़कर इससे संबंधित जो है क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हम लोग पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। दोस्तों सुंदर शब्द संकीर्ण है, यानी कि सुंदर शब्द जो होता है उसका जो आकार है, उसका जो क्षेत्र है वह छोटा है, ठीक है, वह जो है छोटा है। लेकिन मनोहर जो है वह व्यापक है। इसको मनोहर दोस्तों व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तथा विस्तृत, साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, इसका जो हम लोग आंसर देंगे, इसको हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी गद्यांश में कह रहा है उसी से संबंधित हमको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें हमें अपना दिमाग जो है बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जहां हमने अपनी सोच इसमें डाला वहां पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका गद्यांश गलत नहीं होगा। तो आइए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, यानी कि जो कालिदास दोस्तों का जो है वर्णन किए हैं प्रकृति का, उसका आधार क्या है। तो हमने बताया कि जो प्रकृति का वर्णन है वह विस्तृत है, व्यापक है। और व्यापक क्या होता है, जो मनोहर होता है वही व्यापक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी मनोहरता। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख की जाती है। तो दोस्तों सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोहरता के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों इसका जो शीर्षक है वह दोस्तों साहित्य और सौंदर्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यानी कि दोस्तों हिंदी भाषा ये जो लिखा गया है, इसकी जो लिपि है, इसकी जो बनावट है वह कौन सी है, वह है देवनागरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यह पहली बार दोस्तों 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। तो दोस्तों ये हमारा आज का
37 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का जो है क्वेश्चन था, जो हमारे आने वाले एग्जाम यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो आज का क्वेश्चन है वह है तिरंगा में कौन सा समास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत